हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार एसएससी एग्ज़ाम के को देखते हुए और बीपीएससी एग्ज़ाम को भी देखते हुए ये एनसीईआरटी के सार संग्रह की सीरीज जारी है। और इससे पहले आप लोग 26 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। ये 27वां वीडियो है जो कि चैप्टर वाइज चलता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10-10 क्वेश्चन सभी से रहेंगे, इतिहास, भूगोल और संविधान से सभी से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए तो एक तरह से हम लोग रिवीजन करते रिवीजन के तौर पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। यह युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना आप लोग को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जिसमें विजयी कौन हुआ था? तो बाबर की विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो जिहाद का जो नारा दिया था बाबर, ये खानवा के युद्ध में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर होगा मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगरा में किसने ज्यामिति विधि से आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? यानी जो है ज्यामिति विधि से आराम बाग जो है नूरे अफगान के नाम से जो है लगवाया था। यह किसने लगवाया था? तो सही आंसर होगा बाबर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो हुमायूं को जो है ये चौसा के युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में 26 जून को हुआ था चौसा का युद्ध। इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। इसमें कौन विजय हुआ था? तो यहाँ देखिए हुमायूं को किसने पराजित किया? तो हुमायूं हार गया था, यानी शेरशाह सूरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? ऐसा कौन सा युद्ध था जो हुमायूं को दिल्ली की गद्दी को छोड़कर भागना पड़ा था? किसने हराया था? याद रखना है ये बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, जो कि शेरशाह सूरी के ही बीच हुआ था। तो इसमें इसको क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? देखिए एक बार तो भाग गया 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में, फिर जो है किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना? फिर कौन सा युद्ध हुआ जिसमें कि हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? इसका सही आंसर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में। ये सरहिंद कहाँ पड़ता है? तो याद रखना ये पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा हुमायूं के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? यानी इस तरह से भी क्वेश्चन उल्टा के भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी भारत में मुगल शासन को जो स्थापित किया, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने स्थापित किया, इसके बाद भारत में अपना क्या नाम रखा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। यानी कभी कभी उल्टा के ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते थे, बाबर के अन्य नाम क्या है? तो याद रखना है जहीरुद्दीन मोहम्मद, नाम बाबर के ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर अपने पिता के पक्ष से किस वंश से तथा माता के पक्ष से किस वंश से थे, जिसका कि नाम पड़ा दोनों के मिक्स से मुगल वंश पड़ा। याद रखना है मुगल वंश पड़ा। तो मुगल वंश कैसे पड़ा? तो हम लोग देखिए जानते हैं पिता का कौन सा वंश था और माता का कौन सा वंश था। देखिए पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां के मंगोल वंश से थे। यानी पिता क्या थे? तैमूर वंश से थे और माता चंगेज खां के वंश से थे। अब यहाँ देखिए
मुगल होता है तो मुगल साम्राज्य होता है तो मुगल कैसे हुआ, मुगल कैसे हुआ, तो देखिए तैमूर से, यहाँ तैमूर वंश से ले लिया फिर मंगोल से ले लिया मुगल हो गया। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। हो गया, से तैमूर से हो गया पिता का वंश और गल से हो गया मंगोल का वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब जो है भूगोल से है। पहला क्वेश्चन है, भारत स्थित है किस गोलार्ध में। जैसे कि इस तरह के गोलार्ध की बात कर रहा है तो किस गोलार्ध में है, इस तरह से बांटा गया है तो किस गोलार्ध में भारत है, तो इसको जानना है। तो किस गोलार्ध में है, तो चलिए जानते हैं कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए इस तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, इस तरह की ये वाला साइड में जो है इसमें है भारत स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार। जैसे देखिए ये भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरह से भारत का मैप है और इस तरह से है बना हुआ है। यहाँ कह रहा है यहाँ से ये हो गया उत्तर से दक्षिण हो गया, और ये वाला जो है ये पूर्व से पश्चिम हो गया, ये वाला क्षेत्र पूर्व से पश्चिम हो गया। तो अब उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम की विस्तार कितनी अधिकतम लंबाई किलोमीटर में है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण जो जानते हैं कि लंबाई ज़्यादा है तो इसका होगा 3214 किलोमीटर, याद रखना है। इसके बाद जो ये पूर्व से पश्चिम जो हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन वन लाइनर ही हैं, छोटा ही क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितना है, तो ये जो है कुल द्वीपों की संख्या 247 है। ये 204 जो है ये बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 जो है अरब सागर में है। यानी बंगाल की खाड़ी कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार सबके क्षेत्र जो है उसमें कितना है 204 द्वीप। ये 43 द्वीप जो है अरब सागर में, यानी लक्षद्वीप के क्षेत्र को कहा जाता है। अरब सागर में जो है लक्षद्वीप सब क्षेत्र मिलकर बने हुए हैं, तो इसमें 43 द्वीप हैं, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत में स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, जैसे कि देखिए यहाँ से इस भाग में क्या है पानी है, फिर यहाँ पर जो यहाँ से मिलन होता है स्थल से, यहाँ से भी स्थल से होता है। ये कह रहा है स्थल भाग की कुल लंबाई, यहाँ यानी यहाँ से स्थल से फिर यहाँ से ऊपर स्थल भाग की कुल लंबाई, तटीय लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई। जैसे कि देखिए ये वाला भाग क्या है, ये जो है तटीय है, पानी के क्षेत्र है, समुद्र के क्षेत्र है, तो ये वाला क्या हो गया तटीय भाग है। तो इस क्षेत्र की लंबाई पूछ रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा तटीय भाग की लंबाई। और जो है स्थल भाग की लंबाई कितना 15,200 किलोमीटर। अब देखिए भारत के समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में समुद्री तट से लगे राज्य की संख्या कितनी है, तो इसको जानिए। समुद्री तट जैसे कि अभी जस्ट हम लोग जाने इस तरह से ये क्या है समुद्री तट है। समुद्री तट से जो है कितने राज्य लगे हुए हैं ये पूछ रहा है, यानी पानी से कितने राज्य टच कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए हिमालय को छूने वाले भारतीय राज्य की संख्या कितनी है, यानी हिमालय पर्वतमाला जो है इससे कितने राज्य टच करते हैं यानी छूते हैं। तो इस भाग में हिमालय है, इस भाग में हिमालय, यहाँ पर हिमालय है, तो इसी भाग वाले राज्य छूते होंगे, टच करते होंगे, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसका देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। कुल राज्यों की संख्या कितने हैं 10 राज्य हैं। तो भारत के कर्क रेखा पर स्थित जो है शहर कौन सा है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरते हैं, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरते हैं। तो ये पूछ रहा है कि स्थित है कौन सा, तो शहर रांची स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय सीमा से लगे भारत के पड़ोसी राज्य कितने, यानी स्थलीय सीमा से भारत के पड़ोसी राज्य कितने पड़ोसी राज्य है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थलीय
भाग से कितने हैं, 7 राज्य सटे हुए हैं, यानी स्थल भाग से। देखिए कौन सा है साथ में, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, चीन है, सभी क्या स्थल भाग से, यानी पृथ्वी से, यानी धरती द्वारा ही सटा हुआ, जल की कोई बात नहीं है। म्यांमार होगा, बांग्लादेश हो जाएगा, अफगानिस्तान होगा। तो ये क्या है कि स्थलीय भाग से सटे हुए हैं। अब देखिए 2 जलीय भाग से भी सटे हुए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो श्रीलंका और मालदीव जो है ये अंडमान निकोबार के क्षेत्र के आसपास ये सटे हुए हैं, तो मालदीव याद रखना है। श्रीलंका और मालदीव जलीय भाग से सटे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी जो कि झारखंड में किस वर्ष शुरू किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के पहला उर्वरक कारखाना जो है जो सिंदरी में खोला गया था, जबकि झारखंड में पड़ता है, तो वह 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब संविधान से रहेगा। क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि पहले ही बोल दिए थे कि वित्त आयोग से ही क्वेश्चन रहेगा, तो ये सभी जो है 10 क्वेश्चन क्या हैं, वित्त आयोग से ही संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 280 के द्वारा किया गया, यानी संविधान में वित्त आयोग का वर्णन है। तो ये एक तरह से जब संविधान में वर्णन है तो ये किस तरह के निकाय हुए, तो संवैधानिक निकाय हुए, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। जैसे कि जानते हैं आप लोग, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और एक मेन सदस्य मुख्य होते हैं और 4 कितने होते हैं, सदस्य होते हैं। तो ये सभी मिलके जो अपनी रिपोर्ट बनाता है तो वित्त से संबंधित, तो ये किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। नेक्स्ट देखिए, फिर राष्ट्रपति कहाँ सौंपता है, तो संसद भवन में या संसद के पास सौंपते हैं। फिर देखिए वित्त आयोग एक कैसी संस्था है, जैसे कि अभी जस्ट बताए कि ये संवैधानिक संस्था है। इसका जब संविधान में वर्णन है तो ये किस तरह से हुआ, संवैधानिक संस्था हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। यानी वित्त आयोग का गठन जो किया गया था प्रथम वर्ष कब किया गया था, प्रथम बार किया गया था, तो 1951 ईस्वी में किया गया था। 1951 ईस्वी में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, फिर तभी से चल ही रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवाद का समाधान किस संस्था के द्वारा किया जाता है। यानी जो है वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का कार्य क्या है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का, यानी वित्त का रुपये पैसे का भी बंटवारा करना, लेना देना और विवाद का भी समाधान करना किस संस्था के द्वारा होता है, तो वित्त आयोग के द्वारा होता है। यानी वित्त आयोग के आप लोग कार्य जान गए कि क्या कार्य होते हैं। तो देखिए फिर क्वेश्चन है वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। जैसे एक अध्यक्ष हो गया, 4 कितने होते हैं, सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सदस्य होते हैं। अतिरिक्त पूछ रहा है, यानी 1 + 4 कुल टोटल सदस्य होते हैं वित्त आयोग के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी वित्त आयोग जब 1951 में बना था तो सर्वप्रथम किसको अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखना है केसी नियोगी को बनाया गया था और इसका कार्यकाल कितना था, 1952 से 57 कार्यकाल थे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। याद रखना है NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के सदस्य है। देखिए इसमें इसका कार्यकाल जो है 2020 से 26 तक, पहले इसका कार्यकाल 1 वर्ष का था, फिर 1 वर्ष पूरा करने के बाद फिर 5 वर्ष के लिए और इसको बढ़ा दिया गया। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी थे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए एक सवाल है जो कि आप लोगों के सवाल के लिए है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। क्वेश्चन है वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 6 वर्ष, बी में है 5 वर्ष, सी में है 3 वर्ष और डी में है 4 वर्ष। तो आप लोग इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी वीडियो देखते हैं, और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम वीडियो बनाने के लिए चाहेंगे और उत्साहित होंगे, मोटिवेशनल मिलेगा हमको। तो चलिए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अगर आप लोग को वीडियो इसी तरह का चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।